हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस प्यारे चैप्टर में जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। और आपके ये 12th स्टैंडर्ड की महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक का जो है 9th चैप्टर है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो 11th में भी है, 12th में भी है। 11th वाला सीईटी में नहीं पूछा जाता, लेकिन उसकी जो कुछ नॉलेज है, छोटी मोटी बेसिक नॉलेज, वो 12th में आती है। तो हम लोग यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स करने वाले हैं, एमसीक्यूज करने वाले हैं, जो पीवाईक्यूज करने वाले हैं, उसमें 11th की हल्की फुल्की सी नॉलेज रिक्वायर्ड है, बहुत ही हल्की फुल्की सी। बाय द वे 11th एंड 12th स्टैंडर्ड पूरा डिटेल में मैंने पढ़ाया हुआ है, वो भी बहुत ही कम समय में। वो आप लोग मेरे चैनल पे जो प्लेलिस्ट है 11th फिजिक्स महाराष्ट्र बोर्ड वन शॉट एंड 12th फिजिक्स महाराष्ट्र बोर्ड वन शॉट, उसमें देख लीजिएगा। तो यहाँ पर भले मैं आप लोगों को महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक से चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इंडिया का कोई भी बच्चा जो किसी भी बोर्ड का है, अगर वो बेसिक फिजिक्स सीखना चाहता है, वो भी बहुत ही कम टाइम में, तो उसके लिए ये जो प्लेलिस्ट है बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। एंड ये जो प्लेलिस्ट आप सामने देख रहे हैं, इसका नाम है 11th फिजिक्स वन शॉट महाराष्ट्र बोर्ड, 12th फिजिक्स वन शॉट महाराष्ट्र बोर्ड। ये सभी को देखना चाहिए कम से कम एक बार। तो बेसिक फिजिक्स के लिए आपको फिर किसी किताब को हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बेसिक फिजिक्स के लिए आपको कोई भी किताब को छूने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहे किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हो। तो इसमें मैंने बहुत ही डिटेल में, बहुत ही अच्छे तरीके से बेसिक फिजिक्स पूरा कवर किया हुआ है। तो जब भी आप महाराष्ट्र बोर्ड के फिजिक्स की खास करके तैयारी करने आते हैं यूट्यूब चैनल पर, तो आपके दिमाग में फिजिक्स से रिलेटेड जो नाम आना चाहिए, पहले प्रोफेसर ऑफ साइंस का आना चाहिए। यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें, पूरा खजाना मिल जाएगा। यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें हैं डिटेल में, ठीक है, तो देख लीजिएगा। वैसे हमारी जो एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर पे बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल है, सेम नाम से ही है, प्रोफेसर ऑफ साइंस। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बिना अपना वक्त थोड़ा भी ज़ाया किए। लेट्स मूव अहेड। तो हम लोग आज जो पढ़ रहे हैं वो बेसिकली लेसन नंबर 9 है आपकी 12th क्लास का, विच इज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसके फॉर्मूले मैं फटाक से रिवाइज करवा देता हूँ, ताकि हम लोग जो है बहुत ही जल्दी जल्दी इसके PYQ सॉल्व कर सकें। तो ये हमारा MHT CET फिजिक्स का जो ब्रह्मास्त्र बैच है वो चल रहा है, ब्रह्मास्त्र बैच। ओके, चलिए, तो हम लोग बिल्कुल ऑलमोस्ट ख़त्म करने की कगार पे हैं ब्रह्मास्त्र। मुश्किल से एक आध लेसन और बचा हुआ है, बाकी पूरा का पूरा फिजिक्स CET का हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। तो ये प्लेलिस्ट अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए, तो पहला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे जो देखने वाले हैं वो ये है कि ओम्स लॉ। तो जो ओम्स लॉ होता है वो होता है V = IR। बस ये बात याद रखना, ये 11th स्टैंडर्ड में, बल्कि 11th में ही नहीं, अपने 9th 10th में भी पढ़ा हुआ है। सो ओम्स लॉ V = IR, ठीक है। सो वोल्टेज इज करंट इनटू रेजिस्टेंस, ये बात को आप याद रखेंगे। उसके बाद ये याद रखना कि जो EMF होता है वो वोल्टेज प्लस ड्रॉप अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। इसको बोलते हैं पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस। तो EMF मतलब एक सेल की पूरी ताकत होती है। ये जो होता है ये वो ताकत है जो आपको बाहर दिखती है, और ये वो है जो सेल अंदर खुद खा जाता है। अब आप बोलेंगे सर सेल खुद क्यों खाता है? सेल का काम तो है देना। तो जो आपके पास जो बैटरी या सेल होता है उसके अंदर भी कुछ रेजिस्टेंस होता है, तो थोड़ा सा वो खा जाता है। तो मान लो अगर ये 2 वोल्ट का सेल है तो 1.8 बाहर दिखाई देगा और 0.2 वोल्ट ये खा जाएगा, खुद ही खा जाएगा, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है वो खुद ही थोड़ा सा वोल्टेज खा जाएगा। चलो एनीवे, तो ये बेसिक चीज़ें 11th स्टैंडर्ड से थी जो कि आपको याद रखनी थी। अब आ जाते हैं 12th की इंपॉर्टेंट बातों पे। तो जैसे किरचॉफ्स लॉ है, तो किरचॉफ्स लॉज ये सब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है आप वन शॉट लेक्चर्स में, बहुत ही ध्यान से देख लीजिएगा। इसमें पहला लॉ जो है, फर्स्ट लॉ, इसको बोलते हैं KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ का करंट वाला लॉ। और ये कहता है कि सारे के सारे करंट को ऐड करोगे तो आंसर 0 आएगा। किसी भी नोड पर, किसी भी नोड या जंक्शन पर सारे करंट ऐड करोगे तो आंसर 0 आएगा। यानी कि मान लो एक जंक्शन है, तो जितने करंट इस पे आ रहे हैं और जितने करंट यहाँ से जा रहे हैं, सबको अगर मिला के देखोगे तो आंसर से मतलब आंसर 0 आएगा। आने वाले को प्लस लेना है, जाने वाले को माइनस लेना है, बस इतना सही कह रहा है ये। तो आने वाले को प्लस, जाने वाले को माइनस, तो सारे पॉजिटिव करंट, सारे नेगेटिव करंट्स मिला के आंसर 0 आएगा। दूसरा लॉ है KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ये कहता है कि जितने भी सेल लगे हुए हैं उनकी जो पूरी ताकत है वो, और जितने भी पोटेंशियल ड्रॉप्स हो रहे हैं सर्किट में, यानी कि जितना भी लोग वोल्टेज खा रहे हैं, रेजिस्टेंस क्या करता है? वोल्टेज खाता है। सेल क्या करता है? वोल्टेज देता है। तो वोल्टेज देने वाले, वोल्टेज खाने वाले, सबका मिलाओगे ना, जब वोल्टेज ऐड करोगे
तो बेसिकली आंसर 0 आएगा। दैट्स इट। ये सेकंड वाला लॉ है, इसको लूप लॉ बोल सकते हैं, लूप थ्योरम बोल सकते हैं, या वोल्टेज थ्योरम बोल सकते हैं। ठीक है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ओके, तो इसमें ज़्यादा बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, जब ज़रूरत पड़ेगी तभी इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए, तो ये बात आप लोग याद रखना। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है व्हीटस्टन्स मीटर ब्रिज। सो व्हीटस्टन्स ब्रिज, तो इसमें कैसा रहता है ना बेटा, कि इसमें यहाँ पर कोई तो एक चीज़ है, मतलब एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, और उसका नाम रख देते हैं एक्स। तो एक एक्स रेजिस्टेंस है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है जो कि आर रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो एक नोन है, एक अननोन है, और यहाँ पर लगा रहता है 1 मीटर लंबा वायर, 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर का वायर रहता है, और यहाँ पे बाकी फिर वो बैटरी प्लग की जो लगाना है, रियोस्टेट लगाना है, ये सब एडिशनल चीज़ें अपने कोई खास काम की है नहीं फिलहाल, ठीक है। तो ऐसा देखा गया है कि जो वायर होता है जो कि 100 सेंटीमीटर का होता है, 100 सेंटीमीटर का वायर या 1 मीटर का वायर, इसके ऊपर अगर आप कहीं पे भी टच करेंगे, इसके ऊपर आप कहीं पे भी टच करेंगे, और ये जो टच किया हुआ पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं जॉकी, ये जॉकी यहाँ पे इसके बीचों बीच कनेक्ट करेंगे, ये जॉकी चल सकती है, यहाँ से वहाँ चल सकती है। तो ऐसा होता है कि कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट आता है, इसके ऊपर एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे ये जो लेंथ L1 और L2 है, इसका रेशियो और इन रेजिस्टेंस का रेशियो बराबर हो जाता है। दैट्स इट। तो यही व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल है। अच्छा, L2 को हम लोग चाहें तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 100 माइनस L1। तो ये भी याद रखना। आप बोलेंगे सर ये कैसे, क्योंकि टोटल 100 है और मान लो L1 मुझे मालूम है 40, तो L2 कितना आएगा 60 मतलब 100 माइनस 40, 100 माइनस 40, तो ये 40 है, ये 100 माइनस 40, समझ गए। तो इट्स लाइक दैट। अरे भैया L1 अगर पता है तो L1 डाल दो ना सीधा, L2 ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ओके, तो ये रेजिस्टेंस का जो रेशियो एक्स और आर का रेशियो वो लेंथ के रेशियो के बराबर हो जाता है, कभी कभी, हमेशा नहीं। और वो बराबर हो गया पता कैसे चलता है, यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर है उसकी सुई 0 पे आ जाती है, यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगा रहता है उसकी सुई 0 पे आ जाती है। चलो एनीवे, इतना बस खाली याद रख लो। अच्छा, इसी चीज को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका ये भी है कि हम लोग ऐसा बनाते हैं इस तरीके से, फिर ऐसा बनाते हैं, तो व्हीटस्टोन्स इलेक्ट्रिकल नेटवर्क बोलते हैं। है सेम ही चीज़, व्हीटस्टोन्स ब्रिज या इलेक्ट्रिकल नेटवर्क सेम ही चीज़ है। यहाँ पे आपके पास जो है गैल्वेनोमीटर है और यहाँ पे आपकी जॉकी लगी हुई है, फिर यहाँ पे वापस से क्या हो जाएगा, आपकी सेल लगा है, प्लग की लगा है, रियोस्टेट लगा है, जो भी आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। एनीवे सो सेम ही चीज़ है, कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं। तो यहाँ ए एक्स है, वो आर है, तो यहाँ पे एक्स हो गया या आर हो गया, यहाँ पे L1 L2 हो गया, या फिर R3 R4 भी लिख सकते हैं, ठीक है, R3 R4, और इसको R1 R2 भी लिख सकते हैं, R1 R2 एक ही चीज़ है, वन एंड द सेम थिंग, एक्जैक्टली द सेम थिंग। जिन लोगों ने मेरे लेक्चर्स अच्छे से देखे हैं, ध्यान से पढ़ा है, उन्हें सब चीज़ें फटाक से समझ में आ रही होंगी। जो बच्चे पहली बार मेरे लेक्चर्स देख रहे हैं, डायरेक्टली यहाँ से देख रहे हैं, तो उन्हें थोड़ा सा फास्ट लग रहा होगा, लेकिन बेटा सीईटी में जब पढ़ाई करवाते हैं लोग, सीईटी की कहीं पे भी, तो थोड़ा सा फास्ट में जाना होता है, बिकॉज ऐसा अज्यूम किया जाता है, ऐसा मान लिया जाता है कि आप सीईटी पढ़ने से पहले 12th का कुछ तो जानते होंगे, है ना बच्चा। ओके, चलिए ये हो गया व्हीटस्टोन्स ब्रिज। आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद में आता है पोटेंशियोमीटर वाली कहानी। सो पोटेंशियोमीटर, तो जो पोटेंशियोमीटर रहता है उसमें ऐसा रहता है कि भाई उसका ऐसा शक्ल रहती है, एफ जैसी शक्ल। ये पूरा वायर है, तो ए पॉइंट पे शुरू होता है, बी पॉइंट पे वायर खत्म होता है, बहुत लंबा चौड़ा वायर रहता है। ये लगा हुआ होता है, एक बैटरी से कनेक्टेड रहता है, एक बैटरी से, यहाँ पे बैटरी रहती है मेन, फिर उसके बाद में यहाँ पे प्लग की, फिर यहाँ पे रियोस्टेट जैसा आप लगाना चाहे लगा सकते हैं, ठीक है। फिर ये ए से कनेक्टेड रहता है कोई ना कोई सेल। तो मान लो कि एक सेल कनेक्टेड है या दूसरा सेल, 2 सेल कनेक्टेड है, तो एक का नाम E1 रख दो, दूसरे का नाम E2 रख दो, प्लग की लगा दो, बारी बारी से इसे गैल्वेनोमीटर लगा के जॉकी से बैलेंस कर दो, समझ गए। तो मान लो कि E1 L1 से बैलेंस हो रहा है और E2 L2 से बैलेंस हो रहा है, तो इस तरीके का आंसर आता है, दैट्स इट। सो E1 by E2 इज L1 by L2, एक तरीका ये है। तो ये इंडिविजुअल सेल मेथड का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला क्या है, इंडिविजुअल सेल मेथड का फॉर्मूला है, इंडिविजुअल सेल मेथड। और एक दूसरा फॉर्मूला है जो कि है सम एंड डिफरेंस मेथड वाला, सम एंड डिफरेंस वाला। उसमें खाली इतना फर्क है कि एक बार दोनों सेल को साथ में लगाते हैं, एक बार दोनों सेल को उल्टा लगाते हैं एक दूसरे से। तो एक बार साथ में लगाएंगे, एक बार उल्टा लगाएंगे। उसमें क्या होता है, एक बार साथ में रहता है और एक बार उल्टा रहता है। पहली लेंथ को L1 बोल देते हैं, दूसरी को L2 बोल देते हैं, दैट्स इट। ये इसका फॉर्मूला है। तो सम एंड डिफरेंस वाला हो गया।
एंड फाइनली इसमें जो एक और चीज आती है वो है इंटरनल रेजिस्टेंस वाला। सो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, ये भी पोटेंशियोमीटर का ही फॉर्मूला है, पोटेंशियोमीटर का एक पार्ट है ये। इसके ऊपर सबके ऊपर तो मैंने प्रैक्टिकल करके भी पूरा प्रैक्टिकल की प्लेलिस्ट पे डाला हुआ है। तो उसमें जो फॉर्मूला आता है वो आता है इंटरनल रेजिस्टेंस इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इनटू व्हाट, L1 L2 माइनस 1, दैट्स इट। जहां पे L1 को बोलते हैं ओपन सर्किट लेंथ, ओपन सर्किट लेंथ, सर्किट को शॉर्ट में CKT लिखते हैं, CKT, और ये है क्लोज सर्किट लेंथ, क्लोज्ड सर्किट लेंथ, ठीक है। सो ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये नाम, क्योंकि ये नाम अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं, ऐसा बोला गया है। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए MCQs पे आते हैं, PYQs पे। ये सब प्रीवियस क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन मैंने अपनी मर्जी से डाला नहीं है, सबके सब CET से उठा के डाले हैं, CET में ऑलरेडी आ चुके हैं सवाल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो लिसन वेरी केयरफुली, यहाँ पे सवाल क्या दिया हुआ है कि लेफ्ट और राइट गैप में 3 ओम और 5 ओम लगा हुआ है। When the resistance in the left gap is increased by 10%, the balance point shifts nearly y। तो सुनिए, इसको बोलते हैं लेफ्ट गैप, ये लेफ्ट गैप है, लेफ्ट गैप। इसको बोलते हैं राइट गैप। गैप इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई भी चीज लगाई जा सकती है अपनी मर्जी से, तो इसको खींच लो, निकाल दो, कुछ और लगा दो, इसको निकाल दो, लगा दो, है ना। तो शुरुआत में क्या बोला हुआ है कि दोनों में 3 और 5 लगा हुआ है, तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो 3 है, r की वैल्यू है 5 है, ठीक है। तो ऐसे करके 2 चीजें शुरुआत में लगी हुई थी। तो बैलेंस पॉइंट, जाहिर सी बात है, जो आता है बैलेंस पॉइंट इस वायर पे, वो कहीं ना कहीं आ रहा होगा। सो बैलेंस पॉइंट जो आ रहा होगा वो कहीं ना कहीं आ रहा होगा। सो ये गैल्वेनोमीटर और बैलेंस पॉइंट कहीं मिल रहा होगा। अब ये लोग पूछ ये रहे हैं कि जब रेजिस्टेंस लेफ्ट गैप का बढ़ा दिया गया, मतलब इसकी वैल्यू को बढ़ा दिया गया, इसकी वैल्यू को, ठीक है। याद रखना कि ये जब वैल्यू छोटी रहेगी ना तो L1 भी छोटा आएगा, ये वैल्यू बड़ी रहेगी तो L2 जो है वो बड़ा आएगा। क्यों? क्योंकि आपने देखा ही था, प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये देखो, x इज प्रोपोर्शनल टू L एंड r इज प्रोपोर्शनल टू L2, लेट्स से x प्रोपोर्शनल टू L1, r प्रोपोर्शनल टू L2, ऐसा आप कह सकते हैं। मतलब ये पूरी चीज प्रोपोर्शनल है, ठीक है। रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो बेसिकली अगर ये बढ़ाओगे तो ये सरक जाएगा पॉइंट, तो राइट में सरकेगा, इतना तो गारंटी हो गया। तो लेफ्ट वाले जितने भी आंसर है रॉन्ग है, तो ये और ये आंसर हो ही नहीं सकता है, लेफ्ट वाले आंसर्स हो ही नहीं सकते, ठीक है। राइट में ही सरकेगा। चलो अब देखते हैं क्या है। अच्छा, यहाँ पे नंबरिंग थोड़ा उल्टा सीधा हो गया, ACBD हो गया, और दैट्स ओके। सो लिसन वेरी केयरफुली, इतना है कि राइट में शिफ्ट होगा, लेकिन कितना शिफ्ट होगा वो जानना पड़ेगा, कितना शिफ्ट होगा वो जानना पड़ेगा, तो ध्यान से सुनिएगा। सो रेजिस्टेंस इन द लेफ्ट गैप इज इंक्रीज बाय 10%, ओके। अब सुनो ध्यान से, ध्यान से। शुरुआत में 3 था और 5 था, बराबर, शुरुआत में 3 और 5 था। तो लेंथ कितनी रही होगी? लेंथ का रिलेशन रहा होगा L1 बाई L2, या फिर सिंपली L1 बाई 100 माइनस L1। तो शुरुआत में जो ये L1 लेंथ रही होगी, कितनी रही होगी निकाल लेते हैं। सो 3/5, एक सेकेंड, इसको उल्टा करो, पहले इसको उल्टा कर दो। सो इट बिकम्स 5/3 इक्वल्स टू 100 माइनस L1 अपॉन L1। सो 5/3 इज 100 बाई L1 माइनस L1 बाई L1, सही है। 5/3 इज 100 बाई L1 माइनस L1 बाई L1, कैंसिल करके 1 आ गया। सो 5/3 इज 100 बाई L1 माइनस 1। ये -1 जो है उधर आके +1 हो जाएगा। so, अब आपको क्या मिलेगा? 5/3 + 1 इज 100 बाई L1। सो ये हो गया आपका, 3 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, +5 में ऐड हो जाएगा, तो 8/3 इज 100 बाई L1। सो L1 इधर ले आओ, सो L1 इज 100 इंटू 3, 300 डिवाइड बाई 8। तो शुरुआत में जो लेंथ थी वो इतनी थी, शुरुआत में जो L1 था वो इतना था, 300/8, ये याद रखना। शुरुआत में L1 था 300/8, गुड। अब आगे देखो, यहां पर जो रेजिस्टेंस था, जो हमने 3/5 लिखा था, आप 3/5 नहीं लिखेंगे, 3 + 10%। 10% मतलब क्या होगा? 3 का 10%, यानी कि सिर्फ 0.3, तो 0.3 ऐड हो गया इसमें, ठीक है, इज इक्वल्स टू L1 डैश। अब लेंथ कुछ और हो गई है ना, L1 थोड़ी ना रहेगी, अब L1 डैश हो जाएगी। तो अब यहाँ से L1 डैश अपन निकालते हैं, तो यहाँ से L1 डैश अपन निकालते हैं। समझो समझो, अरे मेरे भाई, 3 ओम था, 5 ओम था पहले, बाद में बोल रहे हैं लेफ्ट गैप में 10% बढ़ा दिया, सिर्फ लेफ्ट गैप में 10% बढ़ाया। तो सुनो ध्यान से, तो यहाँ पे 3.3 हो गया, ये आ गया 5, ये हो गया L1 डैश बाई 100 माइनस L1 डैश। उल्टा करो इसको, तो 5/3.3 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका
100 बाई L1 डैश माइनस L1 डैश। थैंक यू अब्दुरब। सो ये हो गया आपका। सो हमारे मित्र अब्दुरब जी जो है लेके आए हैं हमारे लिए चाय। सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली, ये कैंसिल होगा, 1 बचेगा। एक सेकंड। तो अब यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 5 बाई 3.3 प्लस 1, -1 इधर आ गया, +1 100 बाई L1 डैश। सो L1 डैश कितना हो जाएगा? सो L1 डैश इज इक्वल्स टू 100 इंटू 3.3 डिवाइड बाई वॉट। एक सेकंड, हाँ एक सेकंड, इसको इधर लेके जाना पड़ेगा ना। रुको, लेट्स नॉट गो वेरी फास्ट, इसको सॉल्व करो। सो दिस बिकम्स 8.3 बाई 3.3 इक्वल्स टू 100 बाई L1 डैश। So L1 dash is equals to 330 divided by 8.3, करेक्ट। तो ये L1 डैश हो गया। पहले जो आया था वो आया था 300 बाई 8, तो 300 बाई 8 है ना, और एक है आपका 330 बाई 8.3। इनको खाली सब्ट्रैक्ट करना है, जो भी वैल्यू आएगी उतना वैल्यू राइट में ही चला गया। तो अभी वैल्यू निकालने कैसे? तो इट इज़ नॉट वेरी इजी, ट्राई करते हैं निकालने का फिर भी। सो इट्स गोइंग टू बी व्हाट, थोड़ा सुधार के लिखने की कोशिश करते हैं। एक सेकेंड। तो मैं क्या करता हूं कि मल्टीप्लाई करता हूं मैं इस चीज को क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, राइट। पहले तो इसमें से यहाँ पे ना क्या बाहर निकाल दूंगा मैं, कॉमन 30 बाहर निकाल दो। 30 बाहर निकालते ही 10, और ये कितना हो जाएगा 30। अगर आपने बाहर निकाल दिया तो यहाँ 30 बाहर निकालो, ठीक है। और यहाँ पर आप क्या बाहर निकाल सकते हो, और 30 बाहर निकाल दिया, यहाँ पर बचेगा आपके पास क्या 10 बाई 8 माइनस 11 बाई 8.3, करेक्ट है। सही है ना बच्चा, सही है ना ये? हाँ, अब थोड़ा सा आसान लग रहा है। सो दिस बिकम्स 30, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। सो 83 माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई करो 88 डिवाइड बाई 8 इंटू 8.3, ठीक है, सही है। ऊपर 5 बच रहा है, सो 35 सा 150। नीचे आ रहा है आपका कितना आ रहा है 88 सा 64, ठीक है। सो 88 सा 64 इधर हो गया, 83 सा 24, तो 66 के आसपास कुछ आ रहा है, अप्रॉक्सीमेटली ऐसा कुछ आ रहा है। अरे एग्जैक्टली मल्टीप्लाई करना है तो कर लो साइड में रफ। सो 8 3 24, 2 कैरी 8 64 65 66 66.4 आ रहा है, ठीक है। तो 66.4 ले लो। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये 2 से बड़ा, मतलब 2 से थोड़ा ही बड़ा है। अरे अगर डिवाइड करने गए तो 2 से थोड़ा ही बड़ा है, तो 2 वाला आंसर कौन सा है? देखो 2.2 टू द राइट। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दैट्स इट, ऑप्शन बी। चेक कर लो आंसर, देखो है ना, जो हम लोग को आया वही आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, 2.2 सेंटीमीटर टू द राइट। ओके, अगला वाला देख लेते हैं। तो मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट है, लेफ्ट गैप में 20 है, राइट गैप में 60 है, और ब्रिज बैलेंस्ड है, ठीक है। तो यानी कि 20 बाई 60 इज L1 बाई L2। चलो ओके, और डिस्टेंस ऑफ द नल पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द वायर इज हाउ मच। अच्छा, तो सेंटर ऑफ द वायर से कितना दूर है ना, सेंटर ऑफ द वायर से। तो सुनो, ये 20 बाई 60 को करोगे तो 1/3 आएगा। L1 एज इट इज रहने दो, और L2 को 100 माइनस L1 कर दो, तो यहाँ से कम L1 तो निकल जाएगा। तो L1 जो है निकालते हैं अभी हम लोग, कैसे निकालेंगे, उल्टा करो उसको। तो 3/1 इज इक्वल्स टू 100 बाई L1 माइनस L1 बाई L1, तो ये कैंसिल होकर 1 हो गया। इधर प्लस कर दो, तो 3/1 प्लस 1, ठीक है। मतलब सिंपली 3 + 1 4 आ जाएगा। अरे वो -1 है ना, प्लस 4 आ जाएगा 100 बाई L1। सो L1 की वैल्यू 25 आ जाएगी, 25 सेंटीमीटर। अरे L1 25 सेंटीमीटर आ रहा है, L1 इधर लेके जाओ, 4 नीचे लेके जाओ, तो L1 25 सेंटीमीटर आया। लेकिन सवाल ये नहीं, सवाल क्या है, सेंटर से कितना दूर है। तो सुनो, पूरा 1 मीटर का वायर है, तो सेंटर बोले तो 50 सेंटीमीटर पर सेंटर हुआ, लेकिन L1 आ कितना रहा है, L1 आ रहा है अपना 25 सेंटीमीटर। तो भैया सेंटर से नल पॉइंट 25 सेंटीमीटर दूर है। तो हमको x पूछा है ना, डिस्टेंस ऑफ द नल पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ नल पॉइंट, यानी कि x की वैल्यू पूछा है। तो x जो है 50 माइनस L1 50 माइनस L1, सो ये आ गया 50 माइनस 25, सो 25 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट।
So 25 centimeter to the left. Option D is the right answer. Understood? आगे क्या बोला है? To determine the internal resistance of a cell by using the potentiometer, the null point is at 1 meter. अच्छा, इंटरनल रेजिस्टेंस ढूंढने के लिए पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल किया गया और नल पॉइंट 1 मीटर पे आया, जब नल पॉइंट 1 सेंटीमीटर 1 मीटर पे आया, ठीक है। लेकिन सेल को जब शंट किया गया 3 ओम रेजिस्टेंस लगा के, तो एक सेकंड, हाँ, ये दिस इज इंटरेस्टिंग। नल पॉइंट 1 पे आया, यानी कि L2 की वैल्यू दी हुई है। जब 3 ओम रेजिस्टेंस लगाया गया, इसको हम लोग बोल देते हैं लेट से R, लेकिन नल पॉइंट शिफ्ट होके L2 डैश पे पहुंच गया 1.5 मीटर पे, जब शंट पहुंच गया R डैश। सुनो, शंट किसको बोलते हैं, सुन लेना। R इक्वल्स टू R L1 बाई L2 माइनस 1। ये फॉर्मूला याद आ रहा है? इंटरनल रेजिस्टेंस वाला देखो जरा ध्यान से, याद आ रहा है? इस रेजिस्टेंस को, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को हम लोग शंट बोलते हैं। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इसको यहां पे हम लोग शंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शंट। तो इसका एक और नाम है, ठीक है। सो ध्यान से देखिएगा। अरे किधर गया रे बाबा? हाँ, तो यहां पर शुरुआत में हमने लगाया था 3 ओम, 3 ओम का शंट लगाया। L1 पता नहीं कितना है, L2 की वैल्यू 1 है, -1, ये इक्वेशन थी। बाद में हमने क्या किया, देखो ये तो बदलेगा नहीं, दूसरी बार में ये बदलेगा नहीं। अबे इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो फिक्स है। तो शंट लगाया 6, तो जो बैलेंसिंग लेंथ है वो खाली चेंज हो गई है, और वो कितनी हो गई है? 1.5 मीटर हो गई है। बस दैट्स इट। तो अब हमको करना क्या मालूम है? इंटरनल रेजिस्टेंस ढूंढना है ना, तो पहले L1 ढूंढना पड़ेगा। L1 कैसे ढूंढेंगे? दोनों को डिवाइड कर दो, RR कैंसिल हो गया है ना। तो यहाँ पे बच रहा है, लेफ्ट में सिर्फ 1 बच रहा है। अरे RR कैंसिल हो गया, 1 बच रहा है। यहाँ पे 1/2 बच रहा है, 1/2। हाँ क्या ना, 1/2 बच रहा है। 3/6 है ना। अंदर क्या बच रहा है? L1 माइनस 1। परफेक्ट। इधर क्या बच रहा है? L1 माइनस 1.5 अपॉन 1.5। कैसे? क्योंकि ये 1.5 इधर जाएगा, माइनस होगा, फिर वापस से नीचे आ जाएगा। ठीक है, करेक्ट है। इस 2 को इधर ले जाओ, तो ये क्या बन गया? 2 इज इक्वल्स टू 1.5 को ऊपर ले जाओ, तो 1.5 L1 माइनस 1, नीचे जो है वो है L1 माइनस 1.5। आगे बढ़े तो ये बन गया 2L1 माइनस 3 इक्वल्स टू, आप बोलेंगे सर 3 कैसे आया? 2L1 माइनस 3, क्योंकि 1.5 2 क्या होता है? 3 होता है। इक्वल्स टू, राइट साइड पे क्या है? 1.5 L1 माइनस 1.5। परफेक्ट, करेक्ट। सो नाउ लिसन, यहां से हमें L1 निकालना है पहले। L1, तो इसको इधर लेके आओ, तो 2 माइनस 1.5 0.5 हो जाएगा, और 3 को उधर लेके जाओ, तो 3 प्लस में आ जाएगा, 1.5 माइनस में, तो 1.5 बचेगा। L1 इक्वल्स टू 1.5 डिवाइड बाई 0.5, 5 3 15, 3 इज द आंसर फॉर L1। सो L1 3 आ गया। अब अपन करेंगे क्या? L1 को लेके यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो देयरफॉर R इज इक्वल्स टू 3, L1 की जगह पे 3, नीचे 1 माइनस 1। देखो चेक करो, R इक्वल्स टू 3, L1 है 3, 1 माइनस 1। ठीक है, तो ये आपका आ चुका है R1 इज इक्वल्स टू 3 इंटू, ये 1 की तो कोई वैल्यू नहीं, उसको भगा दो। 3 माइनस 1 कितना होता है? 2 होता है। 6 ओम इज द आंसर। सो रेजिस्टेंस जो आ रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस R, वो आ रहा है 6 ओम्स। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आई होप कि आपकी भेजे में बातें घुस चुकी है। दैट्स इट, विल स्टॉप हियर फॉर टुडे। सो वक्त की कमी के कारण हम इससे आगे ज़्यादा नहीं बढ़ पाएंगे, बट यहाँ पे मैंने आपके लिए बहुत सारे जो है स्लाइड्स बना रखे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो आपको जैसे ही वक्त मिलता है आप लोग जो ऐसे सॉल्व कीजिए। ये चीज़ें मैं अपलोड कर दूंगा अपनी एप्लीकेशन पे, तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर दीजिए। एनीवे, विल स्टॉप हियर फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, टेक केयर, बाय बाय एंड सायोनारा। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।